नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बनाया जा रहा है और ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। फर्स्ट फ्लोर पर काम चल रहा है, जबकि सेकंड फ्लोर पर काम जारी है। मंदिर के चारों तरफ दीवार बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि परोक्टा का कॉन्सेप्ट केवल तमिलनाडु और केरल में है। अपर लेवल पर परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है। वहीं परोक्टा में एक कोने पर सूर्य मंदिर होगा, जबकि दूसरे पर शंकर जी का मंदिर बनाया जाएगा, तीसरे पर भगवती का मंदिर और चौथे पर गणेश जी और दक्षिण भुजा पर हनुमान जी का मंदिर बनाया जा रहा है। खड़ी मूर्ति 3 मूर्तिकार बना रहे हैं। आगामी 1 हफ्ते में कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता सुकोमलता दोनों आई है, उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए। उसका सिलेक्शन किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से प्रारंभ होगी, 22 जनवरी को पूरी होगी। अंतिम पूजन दोपहर 12:20 पर 22 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं रहेंगे, सरसंघ का चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन राव भागवत रहेंगे, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन रहेंगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी रहेंगे, महंत नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष ट्रस्ट रहे। देश के 4000 संतों को बुलाया गया, उनके नाम लिखे गए। सभी परंपराएं, कम से कम देश की 125 पूजा परंपराएं आएंगी। वनवासी संत आएंगे, घुमंतु समाज के संत महात्मा आएंगे। इसके अलावा कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। खेल जगत, वैज्ञानिक, पद्मश्री, जीवन बलिदान करने वाले परिवार, उनके बच्चे, सैनिक, कवि, लेखक, साहित्यकार, मीडिया हाउसेस, मीडिया पर्सन्स नहीं, बड़ा खतरनाक शब्द है, इसलिए मैंने सोचा क्लैरिफाई कर दूं। मीडिया हाउसेस श्रुति संविनार्थक है, श्रुति संविनार्थक है। और देश के औद्योगिक जगत के कुछ लोग, बड़े व्यापारी, बहुत विचार पूर्वक नाम लिखे गए हैं। इस सूची तैयार करने में देश के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने अपना अपना योगदान दिया है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई 48 दिन की मंडल पूजा होती है, मैं नहीं जानता हूं। उत्तर भारत में कुछ भी नहीं होता, अयोध्या में तो इतना भी नहीं होता। कलयुग में कहा गया है सीताराम सीताराम कर लो, सब हल हो जाएगा। एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सी पूजा होगी? मंडल पूजा 22 दिन तक, 23 जनवरी से 48 दिन तक। ये शबरीमाला में होती है और यहाँ पे और दक्षिण भारत की परंपरा है, और इसलिए उस पूजा को कोई ऐसी पूजा है जो शास्त्र में लिखी है। इसलिए उडुपी के महंत विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज कराएंगे, वो हमारे ट्रस्टी है। मंडल पूजा 48 दिन चलेगी। सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित करेंगे। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य अपने वंश में उत्पन्न राम को
तिलक लगा रहे हैं। उसका नाम ही रखा है, प्रोजेक्ट का नाम सूर्य तिलक। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने इस पर काम किया है, सफलता मिली है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण ललाट को प्रकाशित करेगी। 5 साल में कोदंडधारी थे ही नहीं। कोदंड राम के धनुष का नाम है, वो तो बाद में बने बाल। लेकिन राम और कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा बनाओ, अंतर कैसे करोगे? तो कृष्ण के हाथ में बांसुरी देनी पड़ेगी, मोर पंख देना पड़ेगा, राम के हाथ में कहीं छोटा सा, जिसको कहा कि ऐसी ऐसी धनुई तो हमने बहुत तोड़ दी। जब परशुराम जी ने कहा कि तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, तो कहते धनुष नहीं धनुई। लक्ष्मण कहते ऐसी धनुई तो हमने बहुत तोड़ दी। तो बच्चे के हाथ में बच्चे जैसा देते। और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने संगम नगरी में पूजा अर्चना भी की। प्रयागराज में किला घाट, दशाश्वमेध घाट के निर्माण कार्य और अक्षय वट, पातालपुरी आदि के कार्यों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। तो प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का जो है वो स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें किला घाट, दशाश्वमेध घाट पर वो पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया, निरीक्षण किया और साथ ही जो संबंधित लोग हैं और अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो निर्माण कार्य है उससे मजबूती के साथ और जल्द पूरा किया जाए। और प्रयागराज माघ मेला के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस ब्रीफिंग की। सीएम योगी ने क्या कुछ इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहाँ सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8,000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रख करके सारी तैयारियां की जा रही हैं। यह एक अवसर होगा माघ मेला हमारे लिए 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसकी एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए, और पूरी टीम उसी दिशा से यहाँ पर कार्य कर रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य हो या फिर यहाँ पर पार्किंग के स्पेस को, कोई भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था और उस प्रकार के सुविधा देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य स्नान जो होंगे, मकर संक्रांति का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। पौष पूर्णिमा का जो दूसरा स्नान है यह यहाँ पर 25 जनवरी को होगा और इस दिन से कल्पवास भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। मौनी अमावस्या
9 फरवरी को होगी, बसंत पंचमी 14 फरवरी को होगी, माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को और महाशिवरात्रि 8 मार्च को संपन्न हो। ये आयोजन होंगे जो मुख्य 6 स्नान इस बार के इस पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीने का ये पूरा आयोजन चलेगा और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा शासन लग करके इस आयोजन को श्रद्धालुओं की सुविधा और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके प्रयागराज को स्वच्छता और भव्य कुंभ का संदेश देने में सफल होंगे। धन्यवाद जी। और अब खबर कौशाम्बी से, जहां महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सीएम योगी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। महेश्वरी प्रसाद कॉलेज के आज के इस समारोह में विद्यालय प्रबंधन के संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति परम सम्मान्य श्री विक्रमनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, माननीय सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कौशाम्बी श्रीमती कल्पना सोनकर जी, प्रबंधक महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज श्री वत्सल नाथ जी, प्रधानाचार्य महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज श्री जितेंद्र नाथ जी। आज के इस समारोह में हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, विद्यालय के सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि कौशाम्बी जनपद के इस आलमचक में आज से 6 दशक पूर्व जब अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित करने और उस परंपरा को यहां की स्मृतियों में बने रहने के लिए जब उस समय के प्रख्यात अधिवक्ता श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने इस विद्यालय की शुरुआत की होगी, उस समय ये क्षेत्र कितना पिछड़ा रहा होगा, लेकिन मन में एक भाव था परोपकार का, जनसेवा का, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करके हुए उनके नाम की अमरता को बनाए रखने का, और आज उनका ये सपना यहां पर महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में साकार रूप से हम सबके सामने मूर्त रूप में है। मैं इस अवसर पर
सबसे पहले विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को, और उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति, पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए जिस संस्था की स्थापना की, बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को, दोनों की स्मृतियों को मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इस बात को। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, उसमें तुलसीदास जी ने भी एक बात कही। उससे पहले आप जितने भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे और भारत की परंपरा के बारे में जितनी भी जानकारी लेंगे, आपको एक बात की जानकारी जरूर होगी, वो हमें एक ही प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, या अन्य जो भी ऐसे पैतृक, जो भी हमारी ऐसे पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए स्थल हैं या ग्रंथ हैं, वे हमें एक बात की प्रेरणा देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। श्रद्धा के लिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए कि किसी महापुरुष ने अपने पूर्वजों की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। और आज आप देख रहे होंगे, आज के समय में भागम भाड़ का जब समय है, लोग अपने स्वयं के व्यवस्था के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तब आज से 60 वर्ष पहले इस विद्यालय की स्थापना होती है। और वर्तमान में मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि 2526 बच्चे वर्तमान में यहां इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, और जिनमें 1353 बालिकाएं पढ़ रही हैं। एक बहुत शुभ संकेत है, बालिकाएं स्कूल आ रही हैं। बालकों की संख्या मात्र 1173 है, यानी बेटियां एक बार फिर से यहां पे भी स्थान प्राप्त कर ली, आगे अपना स्थान बना ली है। ये तो 2500 से अधिक बालकों को उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के गांव के इर्द गिर्द शिक्षा का एक उत्तम केंद्र मिला है। इसके प्रति, विद्यालय के संस्थापकों के प्रति, जिस महापुरुष के नाम पर है उनके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि जब हम लोग अपने प्राचीन गुरुकुल परंपरा में भी दीक्षांत समारोह होता था, उसमें एक आचार्य अपने शिष्य के प्रति यही बात करता था, यही भाव व्यक्त करता था कि उपदेश का सार यहां से शुरू होता है, जो आज भी तैत्तिरीय उपनिषद में हम सबको इस बारे में देखने को मिलता है कि सत्यम वद धर्मम चर, यहां से शुरू होकर के और फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सभी का पालन करते हुए, यानी अतिथि यानी देवो भव का मतलब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, अंतःकरण से श्रद्धा का भाव। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके द्वारा किए गए योगदान के प्रति एक कृतज्ञता का भाव। पिछले 59 वर्षों में हजारों बच्चों ने यहां से शिक्षा अर्जित की होगी। वे ज्ञानवान बनकर के समाज में निकले होंगे। समाज में अलग अलग क्षेत्रों में वे अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई व्यापार के क्षेत्र में होगा, कोई जीवन के अलग अलग क्षेत्र में रह करके किसी न किसी प्रकार से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहा होगा।
आज अगर वह कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे माँ बाप का संस्कार और माँ बाप के योगदान के साथ साथ इस विद्यालय का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसने उन्हीं के घर में शिक्षा का एक केंद्र बनवा करके उन्हें यहाँ पे एक उत्तम केंद्र बनाने की प्रेरणा दी। और आज यहाँ पर बाबू महेश्वरी प्रसाद जी की स्मृति को ताजा रखते हुए यह इंटर कॉलेज अपने इस भव्य इमारत के साथ यहाँ पर 2500 से अधिक बच्चों को शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ उनके ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मैं इसके लिए वर्तमान प्रबंधन को, जिनमें देश की जानी मानी हस्ती हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे लोग इतना रुचि लेते हैं। स्वयं न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए यहां पर आए। कुलपति जी प्रोफेसर सविता श्रीवास्तव जी विश्वविद्यालय के अपने कार्यों से समय निकाल करके इस विद्यालय में आए। एक असामान्य सी बात है। ये भी बुंदियां अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा की केंद्र है। लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी बनता है। हजारों लाखों युवाओं को उससे आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहां एक अभिभावक के रूप में वे आपके बीच में बैठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में आपके साथ आज बातचीत कर रहे हैं। और अमृतकाल के अमृत भारत ट्रेन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना कर दिया है। साथ ही रेल की सवारी भी उन्होंने की। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन की सवारी की है और हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया। देश को एक नई सौगात उन्होंने दी। अमृतकाल की अमृत भारत ट्रेन ये थी जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साथ इस दौरान वो खुद भी इस रेल की यात्रा करते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रेन की, जहां पर खुद मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान यात्रा करते दिखे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन की सवारी की और लोगों को इसकी सौगात उन्होंने दी है। देश के लिए एक नई सौगात ये मानी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं सभी सुविधाओं से लैस ये ट्रेन बताई जा रही है और देश के लिए एक बड़ी सौगात भी मानी जा रही है। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन की खुद सवारी की है। और दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित होने वाले नए नोएडा का मास्टर प्लान 2041 नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित हो चुका है और लोगों की 19 आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। अब आपत्तियों में जिसमें तमाम जगहों पर स्कूल, अस्पताल समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां आ रही हैं, उन्हें लैंड यूज चेंज की पॉलिसी के बिना निस्तारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राधिकरण के जो मास्टर प्लान में है ये जगह औद्योगिक गतिविधियों के लिए चिन्हित है। और ऐसे में नोएडा प्राधिकरण जो है वो आपको बता दें कि जनवरी से पहले जो पहले सप्ताह में होने वाली 213वीं बोर्ड बैठक में नया नोएडा के लिए लैंड यूज चेंज पॉलिसी का प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिसको अनुमोदित कर शासन के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। और इसी के साथ ही प्राधिकरण नया नोएडा को विकसित करने के लिए किस प्रकार की जमीन अधिग्रहण नीति का सहारा लिया जाए, इसके आदेश को भी प्राप्त करेगा। साथ ही वर्तमान में नोएडा में आपसी सहमति के जरिए किसानों से जमीन खरीदी जाती है, जिसमें जिस गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उस गांव के 60 से 70% किसानों की रजामंदी जरूरी होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले एजेंसी क्लास के तहत धारा 4 और धारा 6 जारी कर जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता था, लेकिन नया नोएडा के मास्टर प्लान को तैयार करते वक्त गुजरात मॉडल के तहत लैंड पूलिंग नीति है, इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। नया नोएडा के मास्टर प्लान 2041 बनाने और अनुमति के दौरान अधिग्रहण के लिए इसी नीति पर विचार किया जा रहा था। और अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।